हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मिडेवल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हम सबसे पहले वो फोकस करेंगे। हर्षवर्धन वी हैव डन। फेमस ट्रैवलर्स मैंने कल करवा दिया था, जिसमें मैंने राजपूत्स को भी इंक्लूड किया था, तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, तो आज हम कंप्लीट करेंगे लिटिल बिट अबाउट राष्ट्रकूटास को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ये त्रिपार्टाइट स्ट्रगल है, आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये त्रिपार्टाइट स्ट्रगल या ट्रिपल वॉर या ट्रायंगल वॉर के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगी। पालाज में हमारी पूरा 1 से 1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में करवाने वाली हूँ, क्योंकि इनका आर्किटेक्चर, इनके वॉर के टेक्निक्स और इनके डिटेल्स, इनका शासन प्रशासन किस तरीके से कहाँ कहाँ तक फैला था, और इन सब का कनेक्शन, इसका इसका और इनका कनेक्शन कैसे है आपस में, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको अब आगे की जो वीडियो 2-3 आएंगी वो एक दूसरे से रिलेट होगी, तो अगर यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आने वाली 2-3 वीडियोस को और फोकसली देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आएगी। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को कंप्लीट करके, अगर आप नेक्स्ट वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहली वीडियो हमारी हो जाएगी त्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, हम इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरी वीडियो होगी हमारी राष्ट्रकूटास की, आज हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे। और कल मैं करवाऊंगी पालास के बारे में, जो कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है त्रिपार्टाइट स्ट्रगल का। और त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में 3 जो है वॉरियर्स के बारे में बात की गई है, जिसमें एक पालास भी है, राष्ट्रकूटास भी है और गुर्जर प्रतिहार्स भी है। तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये इन तीनों के बीच की बातें हैं। राजपूत का मैं करवा चुकी हूँ, लास्ट में फिर हम पल्लवाज और चोलास का करेंगे। तो मे बी अभी 2-3 वीडियोस और आएगी, उसके बाद फिर हम इस्लाम को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जीएस विद ईशा, तो उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे इनका ओरिजिन, स्टोरी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट वाइज जो एग्जाम में आते हैं हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो ओरिजिन है ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हैज़ बिन डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट, यानी कि इनका जो ओरिजिन है कि कैसे इनका उदय हुआ, कहाँ से ये लोग आए थे, कैसे इनका एकदम से एमरजेंस हुआ, तो वो एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है आज के टाइम पे। इसका कोई प्रॉपर एक ठोस सबूत नहीं है। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के बीच में क्या होता है कि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतभेद है, कि कोई इसके बारे में कुछ बोलता है और कोई इसके बारे में कुछ बोलता है। अलग अलग सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं इसके बारे में। स्टिल जो हमें रिटर्न में जो कुछ मिला है, जो वैलिड प्रूफ्स हमारे पास हैं, हम उस पर फोकस करके आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, जो राष्ट्रकूटास थे इन्होंने रूल किया था लिटिल किंगडम्स, कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट जो था इंडिया का, जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पर इनका छोटा सा एरिया इनके अंडर था। एंड फोकल इंडिया एंड द डेक्कन, यानी डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में भी कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल था। कब, 6 से लेके 7th सेंचुरी में। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो रिलेशनशिप है ऑफ दीज मिडेवल राष्ट्रकूटास, यानी जो मिडेवल राष्ट्रकूटास आए थे, राष्ट्रकूटास का जिक्र मैंने थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री में भी करवाया था, वो वीडियोस आप जाके देख लेना। मिडेवल हिस्ट्री की हम बात करें जहाँ पे इनका जिक्र आता है, तो मोस्ट क्रिटिकल है इनके बारे में और अक्लेम्ड लाइन है। कहते हैं कि राष्ट्रकूटास जो हैं ऑफ मन्याखेता, तो मन्याखेता के राष्ट्रकूटास थे ऑफ द 8th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के टाइम पीरियड है इनका। एंड हैज़ एडिशनली बीन टॉक्ड अबाउट, मतलब ये लाइन इतना बोल रहा है कि 8 से लेके 10 सेंचुरी तक, यानी 8 से लेके 10th सेंचुरी तक जो है राष्ट्रकूटास का टाइम था, जो कि राष्ट्रकूटास थे ऑफ मन्याखेत। ठीक है, आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। Additionally challenged is whether the Rashtrakutas of Manyakhet were connected by family line to the early Kannada, Maratha और रेड्डी, राजपूत और पंजाबी ग्रुप्स ऑफ द डेक्कन एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो ये क्या बोल रहा है, मैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल लेके चलूंगी, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंग्लिश में भी आपको प्रॉपर स्टोरी नहीं समझ में आती है और हिंदी में भी प्रॉपरली आपको नहीं आएगा। तो हिंदी इंग्लिश अगर हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो सबसे ईजिएस्ट वे है, इसको हम इस बाइलिंगुअल अगर हम पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वे है रीड करने के लिए। एडिशनली चैलेंज्ड इज वेदर द राष्ट्रकूटास ऑफ, क्या इनके पास चैलेंज था, राष्ट्रकूटास जो थे मन्याखेत के, ये कनेक्ट हुए थे बाय फैमिली लाइन, किनके साथ में, अर्ली कन्नड़ के साथ, मराठास के साथ इनका रिलेशन था, रेड्डी, राजपूत, पंजाबी ग्रुप्स, डेक्कन और नॉर्थ इंडिया, यानी साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों में ही इनका अच्छा कनेक्शन था। अब हम बात करेंगे रूलर्स जो थे राष्ट्रकूटास के। ठीक है, तो पहले आए थे दंती दुर्ग, जिनका टाइम पीरियड था 735 से 756 एडी। तो आपको इनके नाम जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि सबसे पहले कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा आया, या आपसे बोल सकते हैं कि रिवर्स में बताना है, सबसे लास्ट से हमें फर्स्ट तक आना है। तो ये एक आपको सीक्वेंस में पूछा जाएगा कि आप हमें अरेंज करके क्वेश्चन में बताइए, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 4 कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ
राष्ट्रकूटा, यानी राष्ट्रकूटाज का फाउंडर कौन था? तो दंती दुर्ग, जो कि एम्पायर ऑफ मन्यखेत, यानी मन्यखेत से रिलेशन था। अगर हम राष्ट्रकूटाज का नाम ले मिडेवल हिस्ट्री में तो इनका प्रॉपर रिलेशन है मन्यखेत से। तो मन्यखेत एक एम्पायर था जहाँ के रूलर्स थे राष्ट्रकूटाज, और पहला रूलर जिसने फाउंड किया था वो कौन था? दंती दुर्ग। होप आप लोगों को क्लियर हो गया। कैपिटल जो था, कैपिटल वॉज सिचुएटेड इन गुलबर्ग एरिया ऑफ कर्नाटक। तो मेन कर्नाटक यानी कैपिटल जो इनका मेन स्थापत्य था, यानी जहाँ पे ये अपने आप को स्थापित करा हुआ था इन्होंने अच्छी तरीके से डेक्कन में, तो कर्नाटक के एरिया में, जो कि गुलबर्ग नाम का इनका कैपिटल था। डिफीटेड द चालुक्यास, किसने? राष्ट्रकूटाज के फाउंडर जो थे दंती दुर्ग, इन्होंने चालुक्यास को डिफीट किया इन 735 AD एंड टुक द टाइटल। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राजा ने चालुक्यास को हराकर टाइटल लिया था राजाधिराज का और परमेश्वर का? तो वो थे दंती दुर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टाइटल्स तो हमेशा ही याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा कुछ स्पेसिफाइक वीडियो नहीं बनाऊंगी, स्टोरी और कॉन्सेप्ट सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्टोरी पर अगर आप ज़्यादा फोकस ना भी करें तो कॉन्सेप्चुअल आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसके बाद ये राजा आए थे, इन्होंने ये काम किया था। आपको ये मुंह जबानी रटे होने चाहिए, और रटेंगे कब? जब तक आप एक दो बार पढ़ोगे नहीं। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। PDF प्रोवाइड मैं नहीं करवाऊंगी। PDF के डिपेंड होकर आप लोग क्या करते हो? पढ़ते नहीं हो, और एग्जाम टाइम पे वो PDF इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं खुल पाते। मैंने भी ये चीज़ ट्राई करी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। अपने खुद के नोट्स हैंड रिटन लिखिए, जो मैं लिखवा रही हूँ अपने पॉइंट्स जो आपको याद रहे उस हिसाब से अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको वो नोट्स जब इकट्ठे होंगे ना, आपको खुद दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास चीज़ें हो गई हैं पढ़ने के लिए, तो आप उसको फिर पढ़ोगे, ठीक है। कृष्ण वन जो है ये सेकंड रूलर्स थे राष्ट्रकूटाज के। इनका टाइम पीरियड है 756 से 774 AD। ही वॉज एन अंकल ऑफ दंती दुर्ग। देखिए हर वक्त हमने क्या देखा है कि सन होते थे, उनके बेटे होते थे, लेकिन कृष्ण वन जो है ये दंती दुर्ग के अंकल थे, और अज्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी द डिफीटिंग सो द डेवलप ऑफ राष्ट्रकूटाज एम्पायर। तो ये क्या करते हैं? ये अंकल हैं दंती दुर्ग के, अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफीटिंग सो एज द डेवलप राष्ट्रकूटाज। तो क्या होता है जब चालुक्य जो आते हैं बादामी के, जैसे कि हम यहाँ आगे पहले ये लाइन कंप्लीट करते हैं कि डेवलप राष्ट्रकूटा एम्पायर द लास्ट बादामी चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो अंकल थे दंती दुर्ग के, कृष्ण फर्स्ट, इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था इन्होंने, और राष्ट्रकूटा एम्पायर को डेवलप किया था। किसको? दी बादामी चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने डिफीट किया था? कृष्ण फर्स्ट ने। डिफीट तो इन्होंने भी किया दंती दुर्ग ने, और टाइटल लिया अपने आप को राजाधिराज परमेश्वर का, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइटल हैं। लेकिन कीर्तिवर्मन सेकंड जो कि बादामी के लास्ट चालुक्य रूलर थे, मैंने चालुक्य के बारे में क्लियर पढ़ाया है, बादामी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ठीक है। तो ये आपको बादामी वाले में जाके चालुक्य के बारे में देखना है, मैंने मेंशन किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इनके बाद आते हैं राष्ट्रकूटाज, इनको हरा के, किनको? बादामी चालुक्य जो राष्ट्र रूलर होते हैं कीर्तिवर्मन सेकंड, इनको हरा के आते हैं राष्ट्रकूटाज। तो पहले हराया किसने? दंती दुर्ग ने। सेकंड नंबर पे किसने हराया कीर्तिवर्मन सेकंड को? तो कृष्ण फर्स्ट ने। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स बहुत आगे पीछे कर देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इफेक्टिवली बैटल्ड द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो इन्होंने वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के साथ बैटल करी थी, जो कि वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग कौन थे? श्री पुरुष। आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना है, ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हैं तो श्री पुरुष अगर हम बोले तो ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर्स थे। इन्होंने क्या किया? कृष्ण फर्स्ट ने इनके साथ बैटल करी थी एंड ऑब्टेन्ड सम डोमेन इन गंगावादी प्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट डे साउथर्न कर्नाटक। मतलब सारी कर्नाटक के बारे में बात चल रही है कि कहाँ लड़ाई हुई थी, ये कोई गंगावादी जगह थी वहाँ पर, जो कि साउथ कर्नाटक में है। एंड द शिलाहार्स ऑफ साउथ कोंकण। तो इन्होंने इनके साथ बैटल लड़ी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस के साथ इन्होंने बैटल लड़ी थी। तो मेन साउथ कर्नाटक और साउथ कोंकण में। ही डिफीटेड द ईस्टर्न चालुक्य। किसने? कृष्ण फर्स्ट ने बादामी चालुक्यास को भी हराया, और इसने ईस्टर्न चालुक्यास को भी हराया। अब आप बोल रहे होंगे है तो दोनों चालुक्य ही। अगर आपने मेरी चालुक्य वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि आप लाइन वाइज पढ़िए इसको, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि कई बार लोग क्या करते हैं, अरे एंशिएंट हिस्ट्री हम बाद में करेंगे, पहले हम मिडेवल हिस्ट्री कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको लाइन वाइज चलना ही पड़ेगा, कि तभी तो पता चलेगा ना कि कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे फिर इस्लाम इन्वेजन हुआ, कैसे बाकी फॉरेन इन्वेजर्स हुए, ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे पता चलेगा। हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, स्टोरी समझेंगे, तभी समझ में आएगा। ही डिफीटेड द ईस्टर्न चालुक्य रूलर। तो इन्होंने ईस्टर्न चालुक्य को भी हराया, जिनका नाम था विष्णुवर्धा फोर्थ। तो इनके बारे में भी मैंने पढ़ाया है अपनी वीडियो में, आप जाके देख लेना, ठीक है। अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है क्योंकि ज़्यादा वीडियोज़ हुई नहीं है।
तो इन्होंने इनको भी डिफीट किया। और द कैलाश नाथ टेम्पल इन एलोरा, मैंने पढ़ाया था इसके बारे में भी जब मैंने चालुक्यास के बारे में, इनके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया था कि जो कैलाश नाथ टेम्पल है एलोरा में, अपॉइंटेड एमिड हिज टाइम, तो ये इनके टाइम पे बना था। किसके टाइम पे? कृष्ण फर्स्ट के टाइम पे, जो कि राष्ट्रकूट रूलर है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो और टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको भी बोरियत ना लगे, ठीक है। और आपको प्रॉपर मेरी वीडियो में कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन भी आपको मिस नहीं करनी है। मैं जो बोल रही हूँ वो भी आपको समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ही वॉज इन चार्ज ऑफ बिल्डिंग 18 शिवा टेम्पल्स। मेरा कंटेंट रिटर्न में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ अलग से स्टोरी बताऊं और आप उसको इग्नोर कर दो। इसलिए जितना भी मेरे पास वर्ड्स थे वो सब मैंने इसमें डाला है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे ही हैं, मैंने गूगल से भी काफ़ी सर्च करके इसमें डाला है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, बस आप पढ़ते चलिए। ही वॉज इन चार्ज ऑफ बिल्डिंग 18 शिवा टेम्पल्स का इन्होंने बिल्डिंग मतलब बनवाया था इन्होंने, उसके इंचार्ज थे ये कृष्ण फर्स्ट। हिज एल्डेस्ट सन, यानी इनके बड़े सन का क्या नाम था, बड़े बेटे का नाम था गोविंदा सेकंड, केम टू पावर आफ्टर हिज डेथ। यानी कि कृष्ण फर्स्ट की डेथ के बाद कौन पावर में आते हैं? गोविंदा सेकंड, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गोविंद सेकंड का टाइम पीरियड है 1774 से 1780 एडी। ही लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज यंगर ब्रदर नेम्ड ध्रुव धर्मशेला, सॉरी धारावर्ष। तो ये क्या करते हैं, इनको इनके पिता से विरासत में चीज़ें मिल जाती हैं, सिंहासन मिल जाता है, लेकिन ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं और अपने छोटे भाई को दे देते हैं जिसका नाम है ध्रुवा धारावर्ष, ठीक है। आपको इसका नाम ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट कौन आगे? ध्रुवा। गोविंद सेकंड का कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो इतना उनके बारे में पढ़ना इनफ है। ध्रुवा की हम बात करें 780 से 793 एडी का। ही वॉज वन ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटाज एम्पायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कह सकते हो, स्ट्राइकिंग रूलर बोल सकते हो राष्ट्रकूट एम्पायर के। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुवा बोल दिए, ध्रुव बोल दीजिए, आपको अपने मर्जी, बस आपको याद होना चाहिए। ही रेज्ड द थ्रोन, इन्होंने अपना जो थ्रोन है इसको रेज किया इन द वेकअप ऑफ सप्लेंटिंग, यानी उखाड़ना, हिज सीनियर सिबलिंग गोविंद सेकंड। ऊपर क्या बोला? इसने छोड़ा, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपने ही भाई को, अपने बड़े भाई को गोविंद सेकंड को उखाड़ा। मैंने स्प्लेंटिंग का आपको लिख दिया क्योंकि कई बार इंग्लिश मीडियम वालों को भी मतलब नहीं पता होता है। तो स्प्लेंटिंग मतलब उखाड़ देना या हटा देना, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को राजा में गद्दी बैठाने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए अपने ही भाई को इन्होंने गद्दी से हटा दिया था। तो गोविंद थर्ड आते हैं फिर, जो कि है 793 एडी से लेके 814 एडी तक इनका टाइम पीरियड है। ही सक्सीडेड हिज फादर ध्रुव धर्मशाला, यानी कि ध्रुव के बेटे हैं कौन? गोविंद थर्ड, ठीक है। तो ही वॉज मिलिट्रीली द बेस्ट एम्पेरियर ऑफ द ट्रेडिशन, मतलब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका बेस्ट टाइम पीरियड रहा है ऑफ द ट्रेडिशन, विद फ्रूटफुल सक्सेसेस, काफ़ी सक्सेस मिली इनको फ्रॉम केप कैमोरिन इन द साउथ ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज से इनको लड़ने में, नॉर्थ में कन्नौज पड़ता है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कन्नौज कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है। तो कहाँ से बोल रहे हैं कि इनको कहाँ तक सक्सेस मिली? केप कैमोरिन इन द साउथ, तो केप कैमोरिन कहाँ है? साउथ में। टू कन्नौज इन द नॉर्थ, कन्नौज कहाँ है? नॉर्थ में। तो इतना एरिया में इनका सक्सेस था, मतलब इनका रूलिंग था। फ्रॉम बनारस टू द ईस्ट, ईस्ट साइड मतलब पूर्वी साइड जो है, पूरब में इनका बनारस तक था और वेस्ट तक बरहुज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इनका जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था। मेन चीज़ होती है कैपिटल, जिससे कैपिटल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो गोविंद थर्ड के जो कैपिटल थी, जहाँ पे ये इनका मेन जो दरबार लगता था, वो मयूर खंडी था इन बिदार एरिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ही इफेक्टिवली एक्वायर्ड द अकोमोडेशन ऑफ गुर्जरा प्रतिहार नागभट्ट सेकंड। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्वायर किया किसको? गुर्जर प्रतिहार थे, ये भी एक डायनेस्टी रही है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके बाद हम पाल डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, जो कि नागभट्ट सेकंड इनके रूलर थे गुर्जर प्रतिहार के। इनको इन्होंने एक्वायर किया। और धर्मपाल थे पाल एम्पायर के, एंड द रूलर ऑफ कन्नौज चक्रयुद्ध। तो इन सबको इन्होंने एक्वायर किया, किसने? गोविंद सेकंड थर्ड ने। गोविंद थर्ड जब मर जाते हैं इन 1814 एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज, जो इनके बेटे होते हैं वो इनको सक्सीड कर लेते हैं, यानी इनकी जगह वो सिंहासन पे आ जाते हैं, जिनका नाम है अमोघ वर्षा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अमोघ वर्षा किसके बेटे थे? गोविंद थर्ड के, ठीक है। तो ये जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद ये रूलिंग में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अमोघ वर्ष और सर्व, इनको सर्व भी बोला गया है या फिर इनको अमोघ वर्ष फर्स्ट भी बोला गया है। तो अगर ये तीनों नाम आते हैं तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट क्या है, अमोघ वर्ष या फिर सर्व या अमोघ वर्ष फर्स्ट।
तो 800 से लेके 870 880 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट ट्रेडिशन। तो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट रूलर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? अमोघवर्ष। ठीक है, इनका रूलिंग चलता है 64 ईयर्स तक ये रूल करते हैं। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इक्विवोकली डेटेड मोनार्कियल रूल इन रिकॉर्ड। मतलब मोनार्कियल रूल, सबसे पहले तो आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को मैंने देखा है मोनार्कियल का मतलब पता नहीं होता है, और मोस्टली इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं पता होता है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर जो स्टेटमेंट और डेफिनेशन है वो लेके आई हूँ। अ मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एक टाइप की गवर्नमेंट है इन विच द रूलिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन, यानी किसी एक पर्सन के हाथ में पावर होती है। हमारे इंडिया में ये नहीं है। माना हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट की भी अपनी खुद की पावर है। ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी अपनी कुछ पावर है। एमएलएज हैं या सीएम्स हैं, वो अपने स्टेट को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अलग अलग पावर है, कोई किसी को ओवर रूल नहीं कर सकता। बहुत ही माइनर चीज़ों में ओवर रूल करने का हक दे रखा है, वो भी सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो हम किसके हिसाब से चलते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। और कोई भी आगे जाके पीएम प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही रन करना पड़ेगा अपने स्टेट, इंडिया को या कंट्री को। लेकिन मोनार्कियल कंट्री में क्या होता है, या मोनार्कियल स्टेट्स में क्या होता है कि एक ही रूलिंग होती है, एक ही फैमिली होती है, एक ही आपका राजा या क्वीन होगी। जैसे कि ब्रिटेन में है, किंग और क्वीन का राज चलता है वहाँ पे, उनके अंडर सब काम करते हैं, तो उनको असिस्ट करते हैं कुछ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, तो वो उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन फाइनल जो वर्डिक्ट होती है वो किंग या क्वीन की ही होती है। और किंग और क्वीन ऐसे ही कोई भी इलेक्शन के थ्रू नहीं बनता। कहने का मतलब है कि इलेक्शन नहीं होते हैं उसके लिए, आप एक शुरू से ही मोनार्कियल चलाते आ रहे हो। कभी पहले, बहुत टाइम पहले कोई राजा रानी रहे होंगे, उनके ही वंशज जो होते हैं, उनके ही बेटे बेटियां जो होते हैं, आगे आने वाले टाइम में किंग और क्वीन बनते हैं। तो किसी और को अधिकार उस चीज़ का नहीं मिलता है, सिर्फ उसी फैमिली के लोगों को वो अधिकार मिलता है। तो उसे हम बोलते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टिल मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ा देती हूँ कि सिंगल पर्सन का रूल होता है उसमें। जो मोस्ट मोनार्कीज होती हैं हैव बिन रूल्ड बाय किंग्स। मोस्टली किंग्स होते हैं, अगर नहीं है तो क्वींस को भी रखा जाता है, यूजुअली विद द हेल्प ऑफ काउंसिल्स ऑफ एडवाइजर्स। इनके एडवाइजर्स होते हैं। द वर्ड मोनार्की कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म मोनोज यानी कि सिंगल, और आर्की यानी कि रूल, यानी कि सिंगल रूल। हमारे एक सिंगल पर्सन पूरे स्टेट या कंट्री को रन करता है। ठीक है, होप आप लोगों को मोनार्की का फॉर्म समझ में आ गया होगा। ये हेरिडिटरी होता है, एक पर्सन से, फैमिली से, मान लीजिए मैं हूँ आज, या मेरा भाई है या मेरे फादर है, तो आने वाला जो वंश होगा उनका, यानी कि मेरा भाई और फिर उसके बच्चे, इस तरीके से वो चलते चले जाएंगे, किंग और क्वीन बनते चले जाएंगे। अमोघवर्ष फर्स्ट जो थे वॉज एन एक्सपर्ट राइटर, ये एक राइटर थे एंड रिसर्चर थे। ठीक है, ही कंपोज्ड द, अब इनके कंपोजिशन आपको याद रखने की, क्या कंपोज करते हैं ये? कविराज मार्ग। तो इन्होंने कंपोज किया कविराज मार्ग, जिसके बारे में हम क्या बताएंगे? द मोस्ट पंचुअल सर्वाइविंग एब्स्ट्रैक्ट वर्क इन कन्नड़। तो ये कन्नड़ में आप बोल सकते हो। ठीक है, कर्नाटक या कन्नड़ में जो मोस्टली सर्वाइविंग जितने भी अच्छे वर्क्स हुए हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि कर्नाटक में या कन्नड़ में उस टाइम पे क्या चल रहा था, तो वो हमें कविराज मार्ग से पता चलता है, जो कि लिखा है अमोघवर्ष फर्स्ट ने। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में इनका रूल था, तो वहाँ के सर्वाइविंग के बारे में ये इसमें हमें कविराज मार्ग में बताते हैं। एंड एक और चीज़ कंपोज की है इन्होंने, प्रश्नोत्तरा रत्ना मलिक। ठीक है, प्रश्नोत्तरा रत्न मलिक, अ रिलीजियस वर्क इन संस्कृत। तो ये एक रिलीजियस वर्क है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। किसके द्वारा? अमोघवर्ष फर्स्ट के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट के रूलर थे। कृष्ण सेकंड के हम बात करें जो आते हैं, हमने इससे पहले कृष्ण फर्स्ट के बारे में पढ़ा है। तो कृष्ण सेकंड जो हैं ये 878 से लेके 914 एडी तक रहते हैं। ही वॉज असेंडेड द राष्ट्रकूटास थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो अमोघवर्ष फर्स्ट। तो यानी कि ये अमोघवर्ष फर्स्ट के जो बेटे हैं कृष्ण सेकंड, ये आते हैं रूलिंग में। एंड द रूल ऑफ कृष्ण सेकंड वॉज ह्यूज एडवांस इन राइटिंग। तो ये भी राइटिंग को बहुत फॉलो करते हैं और इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण थर्ड। तो यहाँ पे नाम में बहुत कन्फ्यूजन होती है, और फिर हम ऊपर नीचे इनके स्टेटमेंट्स को कर देंगे। तो आपको ये बहुत याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है, समझने वाली तो है ही, साथ साथ आपको याद भी रखना है। ही वॉज द लास्ट ग्रेट वॉरियर। तो अब आते हैं ये लास्ट ग्रेट वॉरियर है। फर्स्ट कौन से थे मैं आपको दिखा देती हूँ, दंती दुर्ग। और लास्ट कौन है? कृष्ण सेकंड। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता ही होने चाहिए। तो लास्ट ग्रेट वॉरियर पूछा है इसने, सिर्फ लास्ट नहीं, लास्ट ग्रेट वॉरियर है। एंड कैपेबल रूलर थे ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी ऑफ मन्याखेत। ही वॉज अ वाइज मैनेजर एंड एडरॉइट मिलिट्री कैंपेनियर। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। अब हम देखेंगे ही परस्यूड न्यूमेरस वॉर्स टू ब्रिंग बैक द वंडरफुलनेस ऑफ द राष्ट्रकूटाज। तो जो एक राष्ट्रकूटाज का जो एक
कहते हैं ना एक एम्पायर था, या जो भी हम बोल सकते हैं, इनका जो एक ऑरा था वो कहीं ना कहीं ढल रहा था, तो इन्होंने उसको वापस लाया। ठीक है, उनकी वंडरफुलनेस, उनका रिचनेस, उनकी जो एक पोजीशन पावर थी, पावरफुल पोजीशन थी, वो ये वापस लेकर आए थे एंड एज्यूम्ड एज एसेंशियल पार्ट इन रिवैम्पिंग द राष्ट्रकूटा रियलम। मतलब वापस से इन्होंने जो राष्ट्रकूटास डायनेस्टी कह सकते हैं आप, जो एक पहले काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, उसको वापस से इन्होंने स्थापित किया और उसकी ऑरा को बनाए रखा। इनका जो हिज टॉप he ruled an inconceivable realm extending from Narmada stream, यानी नर्मदा स्ट्रीम इन द नॉर्थ एंड कावेरी वाटरवे डेल्टा इन द साउथ, यहाँ तक इनका रूलिंग था। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कृष्ण थर्ड की, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। द किंगडम वॉज कैटेगराइज्ड इंदू मंडाला। अब यहाँ तक हमारा ये खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या था। जो किंगडम थी इनकी, वो कैटेगराइज्ड होती थी इनटू मंडल और राष्ट्र, यानी कि रीजन। अब हम राष्ट्र बोलते हैं ना अपने इसको, कि हमारा राष्ट्र है ये इंडिया, तो हम बोलते हैं नेशनल एंथम, यानी कि नेशनल यानी राष्ट्र सॉन्ग कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राष्ट्र और मंडल, तो ये एक रीजन हुआ करते थे उस टाइम पे, राष्ट्रकूटा के टाइम पे। तो राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय अ राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा रूल किया जाता था। हु वंस इन वाइल वॉज द एम्पीरियर हिमसेल्फ, जो खुद एक एम्पीरियर होते थे, वो रूल करते थे। तो अमोघ वर्ष फर्स्ट जो है, रियलम हैड 16 राष्ट्र, यानी इनके पास 16 रीजन थे जिसपे ये रूल करते थे। अंडर अ राष्ट्र वॉज अ विषय, यानी विषय। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, मैंने इतना सब कुछ बता दिया, इसको इग्नोर करके एग्जाम में पूछेगा कि जो एक विषय टर्म है ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रकूटास डायनेस्टी से रिलेटेड है। होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 राष्ट्र किसके अंडर में थे इन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? तो अमोघ वर्ष फर्स्ट के अंदर 16 राष्ट्र थे। ठीक है, जो कि रेगुलेट करते थे विद्यापति। क्लियर है? द मोस्ट मिनिमल डिवीजन वॉज अ ग्राम और विलेज। तो क्या कह रहा है ये, जो मिनिमल डिवीजन जो होते थे, सबसे छोटे डिवीजन होते थे, तो वो ग्राम होते थे, यानी कि विलेज, एडमिनिस्ट्रेड बाय अ ग्रामपति और प्रभु गबुंदा। देखिए जो राष्ट्र था वो विद्यापति यानी कि जो राष्ट्रपति होते थे वो रूल करते थे, और जो सबसे छोटा डिवीजन था वो ग्राम यानी कि विलेज, जैसे हम आज बोलते हैं कि ग्राम पंचायत, तो उस टाइम पे ग्राम और विलेज हुआ करते थे, जो कि संभाले जाते थे ग्रामपति या फिर प्रभु गवुंद के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राम और विलेज किसके द्वारा संभाले जाते थे, तो ग्रामपति या फिर प्रभु गवुंद के द्वारा। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एंड। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज बताऊंगी ट्रिपार्टाइट वॉर के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ट्रिपार्टाइट वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ये आ गए यहाँ पे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, इस स्ट्रगल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 3 रूलर्स या डायनेस्टी के बीच में ये चल रहा था, तो हम इसको समझेंगे। इसको समझे बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनका जिक्र आगे आने वाले पल्लवा, गुर्जर प्रतिहार, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। और सच में ये कोई ज़्यादातर पढ़ाता है नहीं, मतलब आपको बताएंगे कि पालाज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं, प्रतिहार्स हैं, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि अरे इनको तो ट्रायंगल वॉर के नाम से जाना जाता है, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में जब ऐसे टर्म्स आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो है ऑल्सो नोन एज कन्नौज ट्रायंगल वॉर, मैंने बताया ना ट्रायंगल वॉर बोलते हैं, तो कन्नौज ट्रायंगल वॉर किसे कहते हैं हम? ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल को। टुक प्लेस इन द 8th से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में बिटवीन द 3 ग्रेट इंडियन डायनेस्टीज, द पालाज, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास के बीच में चलता है ये ट्रायंगल वॉर, जिसको हम कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स भी बोलते हैं और ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी। मैं बार बार रिपीट खुद को याद कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को याद कराने के लिए बोल रही हूँ। तो आप भी जब मैं रिपीट कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और खुद भी रिपीट करिए और नोट्स बनाइए। फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज एरिया ऑफ नॉर्थन इंडिया, मतलब इन तीनों ने सिर्फ कन्नौज उस टाइम पे इतना बड़ा एरिया माना जाता था कि उस टाइम पे जैसे एक टाइम पे मगध का था ना एंशिएंट इंडिया में, ऐसे ही अगर हम देखें अर्ली मिडेवल में, तो कन्नौज एक बहुत बड़ा एरिया था। तो इनकी ये भी एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल मानी जाती थी, या एक एरिया माना जाता था जहाँ पे अगर कोई राजा उसको कैप्चर कर ले तो उसका जो ओहदा था वो सबसे बड़ा हो जाया करता था। तो पालास, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चलती है इसको लेके, 2 सेंचुरी आप मान सकते हैं, 8 से लेके 9 सेंचुरी के बीच में। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। सिर्फ कन्नौज पे कंट्रोल लेने के लिए ये लड़ाई नॉर्दर्न इंडिया में होती है। कॉजेज ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल,
ठीक है, क्या कॉज हुए थे इसके स्ट्रगल के, मतलब क्यों हुआ था ये, हमें ये देखना है। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी जब मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो रहा था और एंशियंट इंडिया का खत्म हो चुका था, उस टाइम पे कन्नौज वॉज सीन एज अ साइन ऑफ स्टेटस एंड अथॉरिटी। मैंने कहा था ना, जो साइन ऑफ स्टेटस जो पहले मगध का हुआ करता था, वही अब कन्नौज का हो गया था। कन्नौज वॉज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। हर्षवर्धन डायनेस्टी में करवा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे रिलेट करता है, ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताई है। कन्नौज वॉज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ, तो किसका कैपिटल था, हर्षवर्धन डायनेस्टी का, ठीक है। एंड कंट्रोल ऑफ इट रिप्रेजेंटेड द पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जिसने कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया उसके कंट्रोल में रहेगा, ऐसा माना जाता था। कंट्रोल ऑफ कन्नौज ऑल्सो मीन्स कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गंगेटिक वैली, यानी जो गंगा का एरिया था, हमेशा से ही ये एक रिच एरिया माना गया है, फर्टाइल लैंड माना गया है। और जो भी रूलर इस पे कब्जा कर लेता है, यानी इसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट और रिच रूलर माना जाता था। वॉज रिच इन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली हम लोगों को पता है आज भी बहुत रिच रिसोर्सेज मिलते हैं गंगा के पास। एंड हैंस स्ट्रेटेजिकली एंड कमर्शियली सिग्निफिकेंट, तो यानी कि कमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट था, रिसोर्सेज में भी ये काफ़ी रिच था। तो गंगेटिक वैली या कन्नौज का एरिया उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था, इसलिए ये लड़ाइयाँ चल रही थी। बिटवीन द एंड ऑफ 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी का एंड हो रहा था, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 9th सेंचुरी, 3 किंग्स रूल्ड ओवर कन्नौज, यानी कि 3 रूलर्स रूल कर रहे थे कन्नौज पे, जो कि थे इंद्रयुद्ध, दूसरे थे वज्रयुद्ध एंड तीसरे थे चक्रयुद्ध। आपका इनका नाम पता होना चाहिए। बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड टू द सिल्क रोड, यानी कि ये सिल्क रोड से कनेक्ट होता था, और दिस लोकेशन वॉज आइडियल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी ये जो एरिया था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहला स्ट्रगल जो हुआ, फेज 1, 2 फेज हुए थे, ठीक है। तो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल का फेज 1 क्या था, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑकवर्ड बिटवीन द पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज, मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट फेज ऑफ द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल बिगन अराउंड 790 AD, ये आपको पता होना चाहिए डेट, विद अ क्लैश बिटवीन धर्मपाल और वत्सराज। पाल डायनेस्टी में मैंने कहा था यूज होगा, इसलिए मैं पहले ये कंप्लीट करवा रही हूँ। तो धर्मपाल और वत्सराज के बीच में ये पहली वॉर हुई थी त्रिपार्टाइट स्ट्रगल को कन्नौज के लेके। जो बैटल था बिटवीन धर्मपाल एंड द प्रतिहार किंग, तो प्रतिहार के किंग थे वत्सराज, एट प्रयाग, प्रयाग में हुआ था पहला बैटल। आपको ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ इग्नोर मत करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बदलते देर नहीं लगती है, और इससे क्वेश्चन कब पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है। लोग कहते हैं अरे हमेशा तो यहीं से क्वेश्चन आया, तो चलो यही पढ़ लेते हैं, ऐसी गलती कभी मत करना। द बैटल बिटवीन धर्मपाल एंड द प्रतिहार किंग वत्सराज, जो कि प्रयाग में हुई थी ये वॉर, 790 AD में हुई थी बिटवीन धर्मपाल और वत्सराज। तो धर्मपाल पाल डायनेस्टी से थे और वत्सराज जो है प्रतिहार डायनेस्टी से थे, याद रखना है। और रिजल्ट क्या हुआ इसका, डिफीट ऑफ धर्मपाल, तो धर्मपाल यहाँ पर पाल डायनेस्टी के हार जाते हैं, किससे, वत्सराज से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिपार्टाइट स्ट्रगल का जब फेज 1 होता है, पहली लड़ाई होती है, तो वहाँ पर जीत होती है प्रतिहारों की, जो कि किंग होते हैं वत्सराज, और धर्मपाल पाल डायनेस्टी के डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वत्सराज वॉज डिफीटेड बाय, यानी कुछ टाइम बाद जो प्रतिहार रूलर थे वत्सराज, वो राष्ट्रकूट किंग ध्रुव जो होते हैं उनसे हार जाते हैं। पहले कौन हारा, धर्मपाल, वत्सराज के थ्रू, फिर वत्सराज को हराया राष्ट्रकूट डायनेस्टी के किंग ने, ध्रुव ने, ठीक है। ध्रुव के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। धर्मपाल टुक कंट्रोल ऑफ कन्नौज, तो धर्मपाल ने क्या किया, कंट्रोल लिया कन्नौज में, ठीक है। आफ्टर वत्सराज फॉल, जब वत्सराज को हरा दिया ध्रुव ने, तो क्या किया धर्मपाल ने, कन्नौज पे अपना कंट्रोल ले लिया, बट ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय ध्रुव। अब सीधी सी बात है कि ध्रुव ने हराया वत्सराज को ताकि वो कन्नौज पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि धर्मपाल तो वत्सराज से हार गए थे। तो इनको क्या लगा कि अब ये कैसे बैठ सकते हैं, ऑब्वियसली है ना कि जो हराएगा रूलर को वहाँ के वो वही बैठेगा। तो वत्सराज जब हार गया तो ध्रुव ने वो जगह अपने आप अंडर ले ली, धर्मपाल को हरा गया, यानी कि धर्मपाल 2 बार हारा, किससे, प्रतिहार किंग वत्सराज से भी और राष्ट्रकूट के किंग ध्रुव से भी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। होप सब कुछ क्लियर है, मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ गाइज, वीडियोज़ का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे को भी एनकरेज होता है इस तरीके से पढ़ाने में, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हो। कमेंट करके कोई सजेशन ही दे दो यार, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ, ठीक है। ध्रुवा, ध्रुव की बात करें जो कि राष्ट्रकूट राजा थे, ऑन द अदर हैंड वॉज अनेबल टू कंसोलिडेट, यानी अनेबल थे कंसोलिडेट करने के लिए हिज विक्ट्री, बिकॉज ही नीडेड टू रिटर्न द साउथ टू सेव हिज ओन किंगडम, यानी कि ये साउथ के राजा थे राष्ट्रकूटास, क्लियर है। ये नॉर्थ में आके लड़ाई करते हैं, लेकिन इनको वापस जाना था, क्योंकि ये अपना साउथ का किंगडम भी तो सेव करेंगे। अब भाई इन्होंने लड़ाई तो ली ना धर्मपाल पाल डायनेस्टी से भी, और
प्रतिहार डायनेस्टी से भी। तो अगर ये अपने साउथ को किंगडम को नहीं संभालते तो ऑब्वियसली है कि ये लोग जाके वहाँ पे अटैक करते, तो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अपना किंगडम था, तो ये वहाँ गए। राष्ट्रकूटास वर डिवास्टेटेड बाय अ सक्सेशन स्ट्रगल आफ्टर ध्रुवाज डेथ। तो राष्ट्रकूट का क्या हुआ, जो कि रूलर थे राष्ट्रकूट के ध्रुवा, इनकी डेथ के बाद इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया, ठीक है। बाय क्विकली विदड्रॉइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया द राष्ट्रकूट नॉट ओनली डेसिमेटेड द पालाज एडवर्सरीज द प्रतिहार बट ऑल्सो प्रोवाइडेड द पालास विद अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एड देयर माइट। तो ये बोल रहा है कि अब इनकी डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्दर्न इंडिया में राष्ट्रकूटास का थोड़ा कम वो रह गया, और प्रतिहार को सपोर्ट ना करके पालास को इन्होंने अपनी, एक कहते हैं ना पालास के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एक एडवांटेज का वो हो गया। धर्मपाल टुक एडवांटेज, ठीक है, पाल डायनेस्टी ने एडवांटेज लिया टू द सिचुएशन एंड रिकवर किया कन्नौज को, पुटिंग चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन। तो इन्होंने क्या किया, चक्रयुद्ध नाम का एक व्यक्ति था, मैंने यहाँ पे करवाया आपको चक्रयुद्ध के बारे में, एक सेकेंड, ये रहे, किसके बारे में बता रहे हो, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में किसने कन्नौज पे रूल किया, इंद्रयुद्ध, वज्रयुद्ध और चक्रयुद्ध। तो धर्मपाल ने यहाँ पे क्या चाल चली, ये चक्रयुद्ध को यहाँ पे बिठा देते हैं कन्नौज के थ्रोन पे, किसकी डेथ के बाद, राष्ट्रकूट की डेथ के बाद, सॉरी राष्ट्रकूट रूलर के जो कि ध्रुवा थे, इनकी डेथ के बाद। तो धर्मपाल विया अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल एक्सपीडिशन स्टैब्लिश करते हैं हिमसेल्फ एज अ लॉर्ड ऑफ वर्चुअली ऑल द नॉर्दर्न इंडिया। अब एक तरीके से कन्नौज इनके अंडर आ गया, इन्होंने खुद नहीं बैठ के किसी और को बिठाया वहाँ पे थ्रोन पे, चक्रयुद्ध को, तो चक्रयुद्ध तो अब इनके अंडर ही आ गया एक तरीके से कि अरे भाई इन्होंने मुझे गद्दी दी है। तो एक तरीके से अपने आप को इन्होंने लॉर्ड ऑफ वर्चुअल यानी नॉर्दर्न इंडिया का अपने आप को भगवान बना लिया। अब दूसरा फेज हुआ किसका, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का। दूसरे फेज में किस किस की लड़ाई हुई हम ये देखते हैं। तो प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकंड थे, ठीक है, द सक्सेसर ऑफ वत्सराज। वत्सराज हार गया था, तो उसके बाद कौन आया, प्रतिहार रूलर नागभट्ट, ठीक। तो नागभट्ट सेकंड ने इन्वेड किया कन्नौज एंड एक्सपेल्ड किया रूलर चक्रयुद्ध को एंड कंट्रोल अपना स्टैब्लिश किया, किसने, नागभट्ट ने, जो कि प्रतिहार रूलर थे, आपको ये याद रखना है। तो चक्रयुद्ध वॉज धर्मपाल्स प्रोटेज, अ बैटल बिटवीन नागभट्ट सेकंड एंड धर्मपाल वॉज इनएविटेबल। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई हो गई, क्योंकि चक्रयुद्ध तो एक मतलब मोहरा था जिसको बैठा रखा था धर्मपाल ने, तो डायरेक्ट लड़ाई किसके बीच में होगी, अगर आप किसी को कहीं बिठा रहे हो, अगर उसको किसी ने गद्दी से उठा दिया तो लड़ाई तो आप करोगे ना उस इंसान से, ठीक है। तो धर्मपाल के बीच में और नागभट्ट सेकंड के बीच में लड़ाई होती है, जो कि नागभट्ट जो प्रतिहार रूलर हैं, तो नागभट्ट सेकंड जो डिफीट कर देते हैं धर्मपाल को इन द बैटल नियर मुंगेर। मुंगेर कहाँ है, बिहार में। तो ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि धर्मपाल को नागभट्ट सेकंड जो कि प्रतिहार रूलर हैं वो हरा देते हैं मुंगेर में जहाँ पे लड़ाई होती है। आफ्टर नागभट्ट सेकंड टुक पोसेशन इन कन्नौज द बैटल फॉर द सिटी इंटेंसिफाइड। अब किसका आधिपत्य हो गया, प्रतिहार रूलर थे जो कि नागभट्ट, इनका कहाँ पे, कन्नौज में। इनकी विक्ट्री जो है वॉज शॉर्ट लाइव्ड, ज़्यादा लंबी नहीं चली, एज ही वॉज सून ओवर थ्रोन बाय गोविंद सेकंड जो कि राष्ट्रकूट किंग थे। अब प्रतिहार को किसने हटा दिया, राष्ट्रकूट किंग ने, जो कि सक्सेसर थे ध्रुव के, गोविंद थर्ड ने। तो गोविंद थर्ड लेफ्ट द डेक्कन सून आफ्टर दिस विक्ट्री। अब इन्होंने भी क्या किया, जब कन्नौज पे इनको विक्ट्री मिल गई तो उन्होंने डेक्कन छोड़ दिया, जो कि राष्ट्रकूट किंग थे। अब हमने देखा पीछे कि राष्ट्रकूट जो है एक बार पहले ही अपना आधिपत्य जमा चुके होते हैं कन्नौज पे, लेकिन अपना साउथ का किंगडम संभालने के लिए वो साउथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ हुई कि गोविंद थर्ड ने क्या किया, लेफ्ट कर दिया फॉर द डेक्कन सून आफ्टर द विक्ट्री। अब इन्होंने डेक्कन को ही लेफ्ट कर दिया, नहीं साउथ में ही छोड़ दिया इन्होंने। बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी राष्ट्रकूट पावर जो है हैड बिगन टू वेन अलॉन्ग साइड दैट द पालाज। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी थी, ठीक है। द प्रतिहाराज एमर्ज्ड विक्टोरियस एंड स्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज द रूलर ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो प्रतिहार फाइनली अपने आप को विक्ट्री साबित करते हैं और स्टैब्लिश करते हैं सेंट्रल इंडिया में अपनी रूलिंग बाय द एंड ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो एंड में जीता कौन, प्रतिहार जीते, ठीक है ना, राष्ट्रकूट ना धर्मपाल, पाल डायनेस्टी। जीत किसकी हुई, प्रतिहार की। इन्होंने अपनी विक्ट्री दिखाई और इन्होंने खुद को सेंट्रल इंडिया में स्टैब्लिश किया, और यहाँ पे एंड हो जाता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का। अब कंक्लूजन क्या निकला, जो ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द 3 ग्रेट इंडियन डायनेस्टी पालास, प्रतिहार और राष्ट्रकूट फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज एरिया लास्टेड फॉर 2 सेंचुरी के लिए चला, ठीक है। इन दी एंड प्रतिहार एमर्ज कर लेते अपनी विक्ट्री, ठीक है, एंड स्टैब्लिश करते हैं अपने आप को एक रूलर इन सेंट्रल इंडिया में। हाउएवर ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल रेंडर्ड ऑल 3 डायनेस्टीज फीबल, ठीक है, इन तीनों के बारे में बताता है। और दिस लेड टू द कंट्रीज पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, यहाँ से कंट्री का पॉलिटिकल ब्रेकडाउन होता है, विच एडेड द मिडल ईस्टर्न इस्लामिक इन्वेडर। अब ये तीनों ही आपस में लड़ रहे हैं, तो एक दूसरे को हरवाने के लिए इन्होंने, जो बाहर से इन्वेजन हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन या
इस्लामिक इन्वेजन, तो ये उनको सपोर्ट करके एक दूसरे को हरवा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ हुई थी। आप आपस में लड़े, लेकिन जब फॉरेन इन्वेजन होता है तो आपको इकट्ठे होकर उसको हराना होता है। तो ये चीज़ में कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लैग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, यहाँ ये उनकी कमी थी। तो गाइस ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप समझे, ताकि अब मैं नेक्स्ट आपको जब पालास बताऊंगी, देखिए पाल डायनेस्टी बहुत बड़ी है, रियली बहुत बड़ी है। मैं इसमें बहुत डिटेल में हर चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। तो इसके लिए 1 घंटा तो मिनिमम है, ज़्यादा ही खिंच सकता है, क्योंकि मैं कहानी भी बताऊंगी। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों को बिना कहानी के समझ आ नहीं रहा है। मेरे हिसाब से ये था कि यार मैच्योर हो, कहानियाँ तो आप कहीं भी सुन सकते हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, कहानी बताने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। आगे आपको स्टोरी समझने के लिए पालास और प्रतिहार्स पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रकूट आज मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको आधी स्टोरी यहाँ समझ आ गई होगी, आधी आपको आगे जब पालास और प्रतिहार्स पढ़ाऊँगी आपको बहुत ही क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ छुड़वाया है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कंप्लीट करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हर्षवर्धन फेमस ट्रैवलर कंप्लीट हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या रहता है, पालाज में करवा दूंगी, उसके बाद पल्लवाज और चोलाज, गुर्जर प्रतिहार करवा दूंगी मैं आपको, डोंट वरी, ये सारा एक ही वीडियो में हो जाएगा इन तीनों के बारे में। पाल में तो एक ही वीडियो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे इस्लामिक इन्वेजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री से देखा जाए तो। बट इससे भी बहुत कुछ आता है, कहीं आप इग्नोर करके चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, अपना जी लगा के पढ़ाई कीजिए आप सभी। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप मुझे बताइए कि और कुछ चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगी आप लोगों के लिए वो वीडियो। कमेंट करके तो बताओ यार कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी न्यू चैनल है, मैं धीरे धीरे इस पर और वर्क करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कोई प्रेशराइज़ नहीं है आप लोगों के ऊपर, पर लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दो, सीरियसली बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो की आपको बहुत ज़रूरत है। पाल डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। उनके आर्किटेक्चर के बारे में, उनके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, पेंटिंग्स और उनके स्कूल्स कैसे थे, उनकी डिटेल्स, क्या क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए। पाल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना मान के चलिए। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।